अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे रेलवे ML1 मंसूबे पर होने वाली एक नई पेशरफ जिसमें सेक्रेटरी रेलवे ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे को बताया है कि महकमे ने इस ML1 मंसूबे के ट्रैक को रीडिज़ाइन किया है और इस सारे प्रोसेस के बाद इसकी लागत में तकरीबन 40% तक कमी वाक़ हो चुकी है। जी हाँ, जो प्रोडक्ट 9 अरब डॉलर से ज़ायद का था अब वो 6 अरब डॉलर्स का रह गया है। तो इतनी बड़ी कमी के बाद महकमे को उम्मीद जागी है कि अब चाइना इसके लिए फंडिंग अरेंज कर देगा, कुछ फंडिंग पाकिस्तान करेगा और ये प्रोडक्ट बिल आखिर शुरू कर दिया जाएगा। अब रेलवे के जो ट्रैक्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, उसमें से 67% ट्रैक्स ऐसे हैं जो अपनी 100 साल उम्र पूरी कर चुके हैं। देख लीजिए, हम 100 ज़्यादा बता रहे हैं। माहिरीन तो अब रेलवे ट्रैक की उम्र 50 साल और रेलवे इंजन की उम्र 25 साल तक बताते हैं, लेकिन 100 साल से भी पुराने रेलवे ट्रैक पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर रिस्क लेकर गाड़ियां चला रहे हैं और यही वजह है कि बार बार रेलवे की गाड़ियां, रेलवे के इंजन जो हैं वो डी ट्रैक होते हैं, गिरते हैं, बोगियां गिरती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं, लोगों की शहादतें होती हैं, दूसरे मसाइल होते हैं। अब जो रेलवे का ट्रैक पहले कराची से पेशावर तक 1872 किलोमीटर था, उसे कट करके 1726 किलोमीटर कर दिया गया है। इस वजह से भी कॉस्ट में 3 अरब डॉलर से ज़ायद की कमी वाक़ हो चुकी है। इसके साथ साथ एक और अच्छी चीज़ हुई है कि इस ट्रैक को अब सैलाब की ज़रूरियात के मद्देनज़र बनाया गया है, क्योंकि इतना बड़ा 1726 किलोमीटर का ट्रैक है तो जो इलाके सैलाब के ज़द में गाहे बगाए आते रहते हैं, वहाँ पर जब भी सैलाब आता है वो रेलवे ट्रैक को बहा कर ले जाता है। क्योंकि आप में से अक्सर लोग ये चीज़ नोट कर चुके होंगे कि रेलवे ट्रैक ज़मीन से थोड़ा ऊपर होता है, एक बंधा होता है, तो पानी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाता। अगर ओवरफ्लो होता है तब भी रेलवे ट्रैक ख़राब होता है, या अक्सर इंतज़ामिया मजबूरन इसे काट देती है ताकि पानी के बहाव को मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन अब जो रेलवे ट्रैक डिज़ाइन किया गया है ये इन्वायरमेंट रेजिलियंस होगा। इसके अंदर इस किस्म का सिस्टम रखा है, इसमें क्रॉस ड्रेनेजेस रखी हैं। जो इलाके पानी के बहाव के अंदर आ रहे हैं वहाँ पर पानी की ड्रेनेज का बाकायदा इंतज़ाम पहले से कर दिया जाएगा ताकि सैलाब आने की सूरत में पानी ट्रैक को ख़राब ना करे और ना ही इंतज़ामिया को ख़ुद ट्रैक तोड़ना पड़े। इसके साथ साथ इसकी सिक्योरिटी और बाउंड्रीज़ के मामला तो है ही हैं। अब अगर हमारे एक तरफ ट्रैक्स 67% से ज़ायद अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, दूसरी तरफ रेलवे के पास मौजूद 350 लोकोमोटिव यानी इंजन जो हैं उनमें से 100 ऐसे हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और उनमें से भी तकरीबन 35 ऐसे हैं जो उम्र से 2 गुना ज़्यादा चल चुके हैं। यानी ऐसे रेलवे के पास इंजन आज भी हैं जो 1975 में ख़रीदे गए, आज से 50 साल पहले, और अब तक रेलवे में मौजूद है। उनमें से बड़ी मिकदार ऐसी भी है जो किसी काम पे नहीं जाती, लेकिन रेलवे के लिए दर्द सर तो है। अब इन इंजन्स को चलाने के 2 बड़े नुकसान हैं। एक तो ये फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं। नए इंजन ने अगर 1 लीटर के अंदर 3 किलोमीटर चलना है तो ये मुश्किल 1-2 किलोमीटर चलते हैं। फिर इनको बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो उतने का इंजन नहीं होता जितनी उसकी मेंटेनेंस पर 2-3 साल में ख़र्चा हो जाता है। तो सबसे बड़ा मसला ये भी है। फिर हमारे पास अगर इंजन की उम्र 25 साल है तो 50 साल उसको रखना चलाना लोगों की ज़िंदगियों के लिए एक बहुत बड़ा जुल्म है। हमारे पास बमुश्किल 138 रेलवे इंजन ऐसे हैं जिनकी उम्रें वाकई 12 से 20 साल के दौरान है, यानी कि अभी ये कम उम्र है। नौजवान इंजन जो है वो सिर्फ 138 हैं। बाकी आप हालात दे सकते हैं रेलवे ऐसा अहम महकमा किन मामलात का शिकार है। अब यहाँ अक्सर ये कहा जाता है पाकिस्तान अपना इंजन क्यों नहीं बनाता, तो जनाब एक इंजन के अंदर 6000 स्पेयर पार्ट लगते हैं और हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन रेलवे के 6000 में से बमुश्किल 2000 स्पेयर पार्ट भी नहीं बनाती, वो कितनी डिमांड नहीं है। और मुल्क के अंदर हर साल कोई 50 इंजन की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब आपके पास डिमांड नहीं है तो आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों खड़ी करें। उससे पैरेलल हम लोगों ने ये ज़रूर कर लिया है कि रेलवे कोचेस जिसमें मुसाफिर बैठते हैं और बोगीज़ जिस पर सामान लादा जाता है वो हमने मुल्क में बनाना शुरू की है चाइना के तावन से। उसकी खपत ज़्यादा है, बनाना आसान है, स्पेयर पार्ट कम चाहिए, टेक्नोलॉजी कम कहिए, और जो हमें हर साल 10, 15, 20 नए ये लोकोमोटिव चाहिए वो हम कहीं से भी इंपोर्ट करें और इस मैन्युफैक्चरिंग के झंझट से फ़िलहाल जान छुड़वाएं।
अब एक ऐसा महकमा जिसकी अपनी ज़मीन 1,68,000 एकड़ से जायद हो मुल्क भर के अंदर, और जिसे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सरकारी महकमा करार दिया गया हो, एसेट वाइज भी, मुलाजमीन वाइज भी, वो अपने अगर बजट पूरे नहीं कर पाता तो इसमें इस महकमे की भी गलतियां हैं और इस हुकूमत की भी, जो भी इसे चलाती है। अब यहाँ पर हम गुजारिश ये करना चाहेंगे कि चाइना से हम बार बार ML1 के लिए फंडिंग मांग मांग के थक गए हैं। कभी वो हमें रेट कम करने का कहते हैं, कभी इसे 4 फेजेज में तकसीम करने का कहते हैं ताकि एक फेज़ कंप्लीट हो तो दूसरे के लिए फंड जारी की जाए। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि हुकूमत इस प्रोडक्ट को एक मंसूबे के तौर पर, एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर करें, उसके शेयर्स मार्केट में फ्लोट करें, आधे शेयर्स अपने पास रखें और उन शेयर्स के बस आप पैसे डाल दें। बाकी जो पैसे हैं वो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से या लोकल पाकिस्तानियों से मांगें और गारंटी करें कि जो रकम हम ओवरसीज पाकिस्तानी और लोकल पाकिस्तानी देंगे उन्हें ना सिर्फ वो रकम एक ख़ास मुद्दत के बाद वापस भी मिलेगी, बल्कि इस रेलवे प्रोजेक्ट की वजह से होने वाले मुनाफे में उनको हलाल शेयर भी मिलेगा। अब यकीन कीजिए, ये 6 अरब डॉलर्स में से अगर 3 अरब डॉलर्स हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से डाल लेती है और 3 अरब डॉलर्स पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानियों से लेती है तो ये 8 साल मंसूबा है। तो हम ये प्रोजेक्ट अपनी जेब से पूरा कर सकते हैं। उसमें हमें करना क्या होगा? सबसे पहले वो एरियाज, वो ट्रैक के पैचेस जो सबसे ज़्यादा ख़राब हैं, जहाँ पर बार बार जो ट्रेन है वो डी ट्रैक होती है, मतलब नवाब शाह के इर्द गिर्द सखर का डिवीजन जो है सारा उसके अंदर, वो ट्रैक सबसे पहले तब्दील किया जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रायोरिटी वाइज 1, 2, 3, 4, 5 जो भी इलाके ज़्यादा ख़राब हैं उनको ठीक करके अपग्रेड किया जाए। फिर रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ फ्यूचर में ये काम किया जा सकता है। सबसे पहले इस ट्रैक की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर रेलवे के ऊपर जो एक ट्रेन दौड़ती है उसकी एवरेज रफ्तार 60 किलोमीटर होती है, बमुश्किल 100 किलोमीटर को टच करती है। चाइना के अंदर एवरेज जो स्पीड है ट्रेन की वो 300 से 350 किलोमीटर पर आवर हो गई है। हमसे 4-5 गुना तेजी से एवरेज स्पीड है चाइना के अंदर ट्रेन की। चले हम उतनी ना सही, हम कोई 150-200 के करीब तो पहुंचे। हम आज अगर ट्रैक को इस उम्मीद से डिज़ाइन करें कि इस पर हमने 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेन को भगाना है, यकीन कीजिए हमारे जैसे मुल्क के लिए, हमारी जैसी मईशत के लिए वो भी काफ़ी होगा। क्यों? हम अगर ट्रैक आज बेहतर बिछा लेंगे, उसकी अगर फेंस हम एक साइड पे आज लगाएंगे पैसे बचाने के लिए, तो कल को हम आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड पे भी फेंस लगाकर बिल्कुल मोटरवे की तरह उसे फेंस कर देंगे दोनों साइडों से, ताकि कोई इंसान, कोई जानवर उसके अंदर आकर रफ्तार को डैमेज ना करे। और जहाँ पर क्रॉसिंग्स हैं वहाँ या तो अंडरपास ब्रिजेस बन जाएंगे या ओवरहेड ब्रिजेस बनाकर उनको पूरा कर लिया जाएगा। उस हिसाब से ये रेलवे ट्रैक वायबल भी होगा। फिर अगर हम इसके ऊपर सामान लाना चाहते हैं जो कि प्रॉफिटेबल है, यानी कि फ्रेट के मद में इस्तेमाल करें मुसाफिरों की निस्बत, तो यकीन कीजिए ये ज़्यादा पैसा कमा के देगी। किस तरह? जितनी महंगी फ्यूल की प्राइस है पाकिस्तान में, तो ट्रक वायबल है ही नहीं। अब ट्रकों वाले, ट्रॉलर्स वाले क्या करते हैं कि एक ट्रक के ऊपर 2-3 ट्रकों का सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तब जाकर चीज़ों की कॉस्ट कम पड़ती है। तो अगर सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर सख्ती करके और ओवरलोडिंग का नासूर ख़त्म किया जाए, और जिस तरह 50,000 रुपये ओवरलोडिंग का जुर्माना प्रपोज किया गया था चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानब से, इतना बड़ा जुर्माना अगर लगाया जाए हर ट्रक के ऊपर और हर ज़िले के अंदर उसको रिपीट भी किया जाए, यानी ये ना हो कि अगर एक ट्रक पे एक दिन में एक जुर्माना लगा है तो उसके ऊपर हफ्ते बाद दोबारा जुर्माना लगेगा। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए का ट्रक हायर करने की बजाय 50,000 रुपये जुर्माना दे भी दिया तो तब भी फ़ायदे में रहेगा। तो हर ज़िले के अंदर अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट की जाए तो यकीन कीजिए ये जो ट्रकों वालों ने अंधेर नगरी मचा रखी है ओवरलोडिंग की वजह से, एक लोगों की जानों के साथ खेलते हैं, हमारी सड़कें बर्बाद करते हैं सैकड़ों अरब रुपए की, और दीगर मसाइल सारे करते हैं, इससे भी जान छूटेगी। फिर रेलवे थोड़ी सी अपनी क्वालिटी बेहतर करे तो हमारे ट्रैक्स के ऊपर ये ज़्यादा सामान तरसील होगा, रेलवे को आमदन ज़्यादा आएगी और रेलवे अपने कदमों पे खुद खड़ा हो सकेगा। इससे रियासत से बहुत ज़्यादा फंडिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।